जिंदगी के सफ़र में हर वो आदमी कमज़ोर ही होता है जब तक कि वो संघर्ष की आंधी में तप कर कोई सफल ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया पे स्वागत करता हूं। और कल हमने आपको पढ़ाया था त्रिकोणमिति का 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है हम देखते हैं अच्छे से। कल हमने समझा था क्वेश्चन नंबरों को और त्रिकोणमिति को काफ़ी अच्छे और आसान तरीके से हमने जाना था। जिसने हमारी पुरानी क्लास ना देखी हो पहले पुरानी क्लास देखे और फिर इस क्लास को देख सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर होगा कोस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए और बराबर होगा कोण बी के। मतलब आपको मैं पहले तो ये बता दूं न्यून कोण का मतलब ही क्या होता है। हमारा जो न्यून कोण होता है इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि थीटा जो है हमारा थीटा का जो मान होगा 0 से, तो कोण का मतलब क्या है, न्यून कोण का मतलब 90 से जो मान जो कोण कम होता है वो न्यून कोण कहलाते हैं। मतलब कि जो 0 से बड़ा और 90 से, 0 से तो क्या होगा बड़ा और 90 से क्या होगा छोटा, ये सभी क्या कहलाएंगे हमारे न्यून कोण होगा। ये क्या होगा न्यून कोण, ये जो मान होगा इसका न्यून कोण मतलब 0 से अधिक और 90 से कम। तो ये कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण। तो इसमें बोल रखा है कि कोण ए और बी एक न्यून कोण हो जहाँ कोस ए और बराबर कोस बी के होगा, मतलब कोस ए कोस बी के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, हमें बताना है कोण ए कोण बी के बराबर है। तो देखिए चलते हैं हम पहले अपने क्वेश्चन में। तो देखिए हम यहाँ पर एक एंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा। इसका मतलब जो यहाँ पर हमने देखा, यदि हम यहाँ ले लें ए बी सी, ये इन्हें हमें बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर भी कोण है, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री हमारा निश्चित है कि जहाँ पर दो भुजाएं आपस में सीधे रूप में मिलती हो वो एक क्या होती है 90 डिग्री का कोण होती है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे होती है। उसके बाद की बात करते हैं हम अब। तो इनमें से कौन सा कोण, ये इसका मतलब निश्चित तो है कोण ए और कोण बी। मतलब कि यहाँ पर कोण ए और बी दिया हुआ है, इसका मतलब सी को यहाँ इन्होंने समकोण माना है। तो अब यहाँ हम यदि देखें इनका मतलब है सी को हम इन्होंने समकोण मान लिया है। जब भी तो इन्होंने बोला है ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब न्यून कोण रखने के लिए हमें ए और बी का जो कोण है यहाँ पर रखने पड़ेंगे और सी क्या मानेंगे हम यहाँ समकोण मानेंगे। सी के बारे में इन्होंने कोई खास बात यहाँ नहीं करी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, जो कोण ए है हमारा, यहीं पर बात करते हैं, कोण ए जो है हमारा वो क्या होगा हमारा 90 से कम होगा और कोण बी भी क्या होगा हमारा 90 से कम होगा। पर कोण सी जो है वो हमारा 90 डिग्री के बराबर हमने यहाँ माना है। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर उसने क्या बोला है, हमें यहाँ कोण ए और बी को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि सब कोण हमारे अलग अलग हैं। कोस ए और कोस बी को हम यहाँ इनके वो मान रख देते हैं। देखिए कोस ए का क्या होता है जी, कोस ए को और कोस बी को मैं यदि बराबर बराबर में रखूँ, कोस ए क्या होता है, कोस के लिए मैंने बताया था ना आपको लाल बटे कक्का का, लाल बटे कक्का का मतलब है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। इसको हमने यहाँ माना है। देखो इसको क्या मानते हैं हम यहाँ पर साइन के लिए मानते हैं, इसको यहाँ मानते हैं कोस के लिए, इसको यहाँ मानते हैं टेन के लिए, इसको कोसेक जो साइन का उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है सेक का, ये कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा क्या होता है कोट। ठीक है जी, इनका हमने यहाँ मान लिया है। इसका मतलब है कि यदि हम साइन के बारे में बात करेंगे तो साइन के बारे में बात क्या करेंगे, एल बटे के लंब बटे कर्ण, और कोस के बारे में आधार बटे कर्ण, टेन के बारे में लंब बटे आधार, और उसी तरीके से कोसेक के बारे में बात करेंगे तो इस तरफ से उल्टा करके कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, इस तरीके से हम इनके बारे में बात करेंगे। तो कोस ए क्या हो जाएगा हमारे, कोस ए इसका मतलब कोण मैंने बताया है, इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आधार और इसको क्या बोलते हैं कर्ण, मतलब इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है जी, इन तीनों को इंग्लिश में इस तरीके से हम बोलते हैं। पर उसके लिए हमें देखो कोस ए का मान मैंने बताया है आपको, एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, मतलब कोण के एंगल मांग लो, एंगल मतलब कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ठीक है, इससे होंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी हमारा यहाँ कोस ए के बारे में बात हो, कोस ए का मतलब क्या है, इसके सामने वाली भुजा कैसी हो जाती है हमारी, वो लंब हो जाती है। इसके ए के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या जाती है, लंब, जो कि यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है और ये आधार है ही। इसका मतलब हमारा जब ये कोस का मान होता है कोस ए का मतलब क्या है, कोस क्या होता है हमारा
यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब कोस ए का मान क्या रख देंगे, आधार, आधार क्या है हमारा ए सी, ए सी, और कर्ण क्या है हमारा ए और बी, ठीक है जी। उसी तरीके से कोस बी, मैंने बताया जिस कोण का हम बात करी जाए, इस कोण को देखो इस तरीके से, तो हम इस तरीके से देख रहे थे, तो लंब ये था, आधार ये था, कर्ण ये था। यदि मैं इस वाले को इधर से देखूं, मतलब इसको मैं क्या मानने वाला, जिस कोण, जिस एंगल, जिस भुजा पर कोण बना हुआ हो सीधी लाइन पर, देखो तिरछिया ये तो कर्ण है ही है, जिस एंगल पर, जिस भुजा पर एंगल बना हुआ हो वो क्या होती है हमारी आधार। और उसी तरीके से जिसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है एंगल के जस्ट सामने वाली, वो क्या हो जाती है, लंब। ये इस भुजा के लिए लंब हो जाती है कोण बी के लिए। तो कोस बी का मान जो हमें पता है, कोस बी के लिए भी आधार बटे कर्ण तो रहेगा, पर इसका जो एंगलों का मान होगा देखिए क्या हो जाएगा। आधार क्या बन गया उसका, बी सी तो उसका आधार बन चुका है। कर्ण क्या होगा, कर्ण ए बी उसका वो ही रहेगा, क्या होगा, कर्ण। तो आपस में यदि मैं इन दोनों को काट देता हूँ, जो पता है आपको कट जाती है, क्योंकि ये बटे की चीज़ यहाँ पर जब गुणा में जाएगी तो आपस में ये कट जाती हैं। अब इधर क्या क्या बच रहा है, ए सी और बी सी, जो कि इसका मतलब इससे सिद्ध हुआ है जो आपस में बराबर है। ए बी है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो हमारा एक चीज़ और हमें बताई गई है, जब दो भुजाएं समान हो तो उनके जब दो भुजाएं समान हो तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ लाल पेन से, वो भी देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। जैसे कोण ए या ए सी और बी सी बराबर है ना, तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के, जो कि हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है। ठीक है जी, इसके बारे में तो आप अच्छे से यहाँ समझ गए। इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से मैंने यहाँ समझाया है, जो कि आप इसको समझ गए होंगे। और यदि कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। बाकी मेरे को लगता है कि मैंने कोई यहाँ कन्फ्यूजन आपका छोड़ा नहीं है। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है उसको मैं यहाँ पढ़कर बता देता हूँ। देखिए, कोट 7/8 हो तो है कि 1 + sin थीटा ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा ब्रैकेट में है 1 - cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन दिया, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात की। इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। हम किस तरीके से उसका मान ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ आपको इसको बताने वाला हूँ। देखिए, हमें यहाँ उसने बताया है, सबसे पहले तो हमें यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। हमें इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। हमें किसके थीटा के बारे में बात करा गया, इसके मतलब इसको हम यहाँ थीटा मान लेंगे। अब यहाँ पर हम किसी को भी यहाँ इसके नाम दे सकते हैं। हमें थीटा के बारे में यहाँ बात करी गई है। देखिए, यदि थीटा दे दे तो हम अपनी तरफ से इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यदि को पी क्यू आर या ए बी सी कुछ भी और भी मान सकते हैं। ठीक है, इसका तो हमने यहाँ बता दी। आपको मैंने बताया हुआ है ये कौन सी भुजा होती है हमारी लंब, ये कौन सी होती है हमारी आधार, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण मैंने बताया था। इसको किस तरीके से हम याद रखते हैं, आधार मतलब आधार हमारे कैसे होते हैं, पैर। तो नीचे पैरों में क्या होगा, आधार। हर चीज़ का क्या होता है, आधार। हमारा भी इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आपका मैथ का आधार को मजबूत करना। तो ये क्या है हमारा आधार। और इसको लंब मतलब खंबा। लंबा कैसा होता है, खंबा सीधा खड़ा होता है। तो ये कैसा होता है, खड़ा। और काइट कैसे उड़ाते हैं हम, तिरछे रूप में। तिरछे रूप में कैसे उड़ाते हैं, काइट। तो काइट मतलब कर्ण। ठीक है ना। तो इसे के से भी प्रेजेंट करते हैं, इसे एल से भी प्रेजेंट करते हैं, इसे ए से भी प्रेजेंट करते हैं, बी से भी प्रेजेंट करते हैं, या आधार ए से भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं। उसी के साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई हुई है लाल बटे कक्के के बारे में।
यदि आप कोई भी क्वेश्चन करो इसको लिख लोगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ये आपको मैं हर बार इसी लिख कर बता रहा हूँ जिससे कि आप ये याद हो जाए। इसको याद रख लोगे तो त्रिकोणमिति का 50% आपके हाथ में हो जाती है। इसी के ऊपर त्रिकोणमिति की 50% चीज़ें आपको मिल जाती हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम साइन, इसको बोलते हैं कोस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं हम कोसेक, इसको बोलते हैं हम सेक, इसको बोलते हैं हम कोट। तो कोट अब की बार हम बात करने वाले हैं जो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो इनका हमारा देखो, जब भी हम साइन के बारे में बात करेंगे तो साइन का मतलब L/K, लंब बटे कर्ण, ठीक है जी। इस तरीके से ही हम बात करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ क्या दे रखा है, कोट का मान दिया हुआ। कोट क्या होता है जी, हम कोट का मान में लिख लेता हूँ। कोट थीटा का मान दिया 7/8 और कोट थीटा हमारा होता क्या है जी, आधार बटे लंब। कोट यहाँ है ना, तो इसको किस तरह से, उल्टी तरफ से, आधार बटे लंब। ये क्या होता है जी, आधार बटे लंब। आधार का क्या है हमारा यहाँ पर, A/B। आधार क्या है, AB। और कर्ण क्या दिया हुआ हमारा लंब क्या दिया हुआ, BC। लंब दिया हुआ BC, ठीक है। इसका मतलब हमें इसका जो मान है 7 जो है हमारा, किसका मान है, वो AB का। 7 क्या किसका मान है, AB का। और यहाँ पर 8 कितना, लंब क्या है हमारा 8, इसका मतलब 8, ठीक है जी। अब हमें पहले इसका कर्ण निकालना पड़ेगा, फिर उसके बारे में हम इस क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। तो हम कर्ण के निकालने का तरीका क्या है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस ये नाम जिससे पड़ा है क्योंकि पाइथागोरस एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसी के बारे में इसलिए हम पाइथागोरस के नाम से इसे जानते हैं, इस प्रमेय को। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण लंब का स्क्वायर, ये इसके कहता है। यदि मतलब कि कर्ण का स्क्वायर कर दूं मैं तो आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आपका आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। इसमें यही बताया गया है। देखिए तो इन्होंने क्या बोला है, हमारा कर्ण क्या है, हमारा यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिली है, हम आधार कितना है हमारा जी यहाँ पर 7, तो 7 का मैं यहाँ स्क्वायर कर दूंगा। और लंब कितना है 8, तो मैं 8 का भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है जी। अब मैं स्क्वायर करूँगा, 7 सत्ते क्या होते हैं जी 49 और 8 अट्ठे कितने होते हैं 64। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाता है, 4 और 9 कितने हो जाते हैं जी 13, 4 और 6 कितने हो जाते हैं 10, 10 और 1 कितने हो जाते हैं 11। तो ये 11 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर अभी K का स्क्वायर। यदि आपको पता होगा इसका मान क्या आ रहा है, K का स्क्वायर। मैंने बताया स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको पल्ली तरफ भेजते हैं, किस तरीके का बदल जाता है, रूट में। मतलब K का स्क्वायर को मैं यदि 113 है, यदि स्क्वायर को मैं यहाँ ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो स्क्वायर को क्या करूँगा, मैं इधर जाकर ये काय में भेज दूँगा, इसे रूट में, काय में भेजने वाला हूँ इसे मैं रूट में। इसको यहाँ से हटा दूंगा तो ये काय में बदल जाएगा रूट में। ये बदलता कैसे है रूट में, देखिए 113। इसको रूट में बदलने का तरीका ये है कि हम दोनों पक्षों का रूट कर देंगे, दोनों पक्षों का रूट कर देते हैं। दोनों पक्षों का रूट करते हैं मतलब कि दोनों को बराबर बराबर एक चीज़ को हम बांट देते हैं, मतलब कि रूट कर दिया। इसका मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता है और यहाँ पर ये K आ जाता है और ये 113 रूट में रह जाता है। इसी को हम डायरेक्ट करके क्या कह देते हैं, रूट को हटा, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट में बदल जाता है। पर सच्चाई ये है कि इसको हम दोनों तरफ रूट करके वो रूट से वर्गमूल काट कर उधर का रूट बचा हुआ रह जाता है, ठीक है जी। तो इसका ये अर्थ होता है। तो हमारा इसका मतलब ये है कि जो हमारा मान आया हुआ है K का मान कितना आ गया है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, इसका मान आ गया रूट 113 काय में आ गया है वर्गमूल में, मतलब रूट में। इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं, वैसे ही सब वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इसका मान तो हमारा यहाँ आ चुका है। अब इसका मान आ चुका है तो उसने बोला है बस 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब मैं आपको छोटा सा चीज़ बता दूँ। देखिए हमें पता है क्या, पता है, होता है या पता है, कुछ भी लिखो, पता है कि देखिए यदि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है हमारा a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है कि पहले तो a प्लस बी प्लस, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, जो कि हमारा यहाँ पर देखिए a को a मान लेते हैं, साइन को b मान लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इसी का फॉर्मूला ये बनना। इसी तरह से a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ हमारा हमें इस पर a और b को मानकर ऐसे कभी भी कोई कंडीशन बनती है तो उसको हम यहाँ उसी तरीके से सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो यदि मैं अब इसको इसी को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस
साइन थीटा, और नीचे लिखा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब बदल लेता हूँ मैं इसको। किस तरीके से बदलूँगा, इस नीचे के तरीके से। ये क्वेश्चन देखिए वैसे आप बहुत छोटा है, मैं आपको इस तरीके से छोटे छोटे इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, इतना लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसे यहाँ एक बेसिक डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे आपको ये माइंड में अच्छे से हो जाए, जो कि आने वाले समय पर आपको कोई भी क्वेश्चन में गलती ना हो। तो देखिए इसको मैं इसी तरह, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक का स्क्वायर की जगह हम क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे आप कितना भी कर लो, और साइन का क्या है यहाँ पर चिन्ह हमारा कैसा था यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से नीचे 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर थीटा कर लेंगे। तो देखो ये दोनों एक साथ आ गए हैं हमारे। अब इसको हम सोल्व कैसे करें, यहाँ पर यहाँ तक तो हमारी कंडीशन आ चुकी है। इसके बाद सोल्व करने का तरीका ये होता है हमारा इसका, हम जो इसके मान होते हैं, देखिए साइन का मान रखना है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आने वाला है। यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान मैं यहाँ रख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा क्या होने वाला है हमारा, साइन क्या होता है जी, साइन देखिए साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब है लंब क्या है हमारा 8, कर्ण क्या है 113, रूट में लंब क्या है हमारा 8, और वो क्या है 113 काय में है वर्गमूल में, और इसका क्या कर रखा है हमने स्क्वायर, इसका मान तो ये आ गया। उसी तरीके से 1 माइनस कोस का मान क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे यहाँ पर 7, तो कर्ण कितना 113 बटे ये पूरे का स्क्वायर, इसका क्या पूरे का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखते हैं इसको क्या करना है हमें। देखिए 1 तो 1 है, यदि मैं 8 का स्क्वायर करूँगा और 113 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, देखिए 8 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, देखिए पहले मैं आपको छोटा सा यहाँ बता देता हूँ। देखिए यदि 113 का हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब का स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, ठीक है ना, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। इसका मतलब क्या बचेगा हमारा 113, क्या बचेगा केवल 113, और 8 का तो हमारा ऊपर है, 8 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 का 64, जिसको हमें यहाँ दिखाना नहीं है, हमें लाइन फालतू की इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है जो अनावश्यक हो। तो 8 का स्क्वायर तो हम यहाँ 64 लिख देंगे, और 113 का 113 यहाँ आ जाएगा। यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 7 49 तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 49, और 113 हमारा यहाँ इस तरीके से ही बच जाएगा वर्गमूल कटने के बाद। तो देखिए यदि मैं 113 को इधर ले जाऊँगा, 113 को इधर ले जाऊँगा, इसका मतलब क्या होगा हमारा 113 यहाँ पर आएगा, तो 113 में से मैं यदि 113 में से 64 घटाऊँगा जब 113 बच होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं 113 में से 49 घटाऊँगा जब 113 यहाँ बचेगा, और इसको तो मैं आपस में ये कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं इसको यहाँ मैं उल्टा करके लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या रखूँगा 113 में से 64 घटा देता हूँ, तो डायरेक्ट क्या करता हूँ ये यहाँ पर जाएगी, तो क्या होगा 113 क्या कर लेंगे हम इसका एलसीएम। यहाँ यदि मैं इसको नीचे 1 मान का एलसीएम कर लेता हूँ तो 113 में से क्या होगा, देखिए 113 में लिख देता हूँ 64, और 113 हमारा यहाँ इस तरीके से ही रह जाएंगे, और यहाँ पर भी 113 आएंगे, 113 का एलसीएम लेंगे तो माइनस यहाँ करने पड़ेंगे 49, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 113 हमारा इस तरीके से। अब देखिए मैंने आपको बताया है यदि a बटे b हो और c बटे d हो या b हो, देखो जब एक जैसी संख्या हो नीचे तो हम इसको बटे की चीज़ को 2 अंकों को ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, इसका टांग पकड़कर उल्टा सीधा कर देते हैं। उल्टा सीधा करने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो गुणा में पहुँच जाते हैं तो क्या होता है b तो हमारा ऊपर पहुँच जाता है, c नीचे, तो b से b हम काट देते हैं, हमारा क्या बचता है ac। उसी तरीके से ये हमारा d है, ये हमारा ये b भी आपस में एक जैसे, तो इसको मैं आपस में यहाँ काट देता हूँ यहाँ के यहीं, जिससे को आपको करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए ऊपर तो 113 में से 64 जाएंगे तो मतलब कि 13 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे भैया 9, और यहाँ 10 में से 6 जाएंगे, कितने बच जाएंगे जी 4, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4। उसी तरीके से 113 में से 49 हटाऊंगा तो देखो 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, जो कि इसका ये आपस में आंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आपस में कुछ और चीज़ कॉमन तो है नहीं, तो ये आपस में कटेगी। देखिए 7 7 49 और 8 8 64, 8 और 7 में कोई कॉमन चीज़ नहीं होती, इसलिए आंसर हमारा ये ही आ जाता है। और ये जो बचा है अब इसका कोट का मान आपको पता ही, कोट क्या होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब का जो आप करोगे इसका मान आपको खुद रखना है, ये क्या है आपका होमवर्क में, इसको आप खुद करके स्वयं करके देखोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ समझाया है, 2-3 हर चीज़ को बहुत ही
कॉन्सेप्ट तरीके से डिटेल में, जिससे कि आप इसको समझ पाओ, कभी ना भूलो। ज़्यादातर देखा गया है स्कूलों में इतनी डिटेल में नहीं बताया जाता है, बहुत ही छोटी सी तरीके से वो बताकर इसको इग्नोर कर देते हैं, जो आपको कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता। जिन बच्चों को जो बैक बेंचर बच्चे होते हैं उनको तो बिल्कुल भी ऐसा मानो कुछ समझ में नहीं आता, उनके लिए तो ये यहाँ पर मेरा पढ़ाना बहुत ही अच्छा और लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पीछे से समझ में नहीं आता है और ये अब फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर ऐसा महसूस करेंगे कि मैं उनको आपको बिल्कुल लाइव पढ़ा रहा हूँ, आमने सामने। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से समझते रहें। कोई चीज़ यदि उनको समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसका आंसर उन्हें अवश्य ही दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपको यहाँ पर खुद करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसमें वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं डायरेक्ट पढ़कर बता देता हूँ। यदि 3 कोस, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए, तो इन्हें कहेगा 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में मैं यहाँ खुद देने वाला हूँ। इसको क्वेश्चन को देखिए, इसको बस मैं यहाँ आपको बता देता हूँ इसको हमें क्या करना है। उसके बाद आपको उसी तरीके से एंगल बनाकर उसके मान रखकर तीसरे का मान निकाल कर उसको उस जो कोट का मान दिया हो उसमें रखकर इसको सरल कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, ये आपस में गुणा में है। यदि कोई भी संख्या कोट साइन थीटा इस तरीके से साइन कोस टैन कोसेक सेक और कोट के साथ आती है तो इसका मतलब होता है आगे वाली संख्या का गुणा, और गुणा की संख्या हम पे किसका मान निकालना होता है, केवल इसका। तो इस संख्या को कहाँ कर देते हैं, हम बटे बराबर के निशान के उधर भेजेंगे। तो ये काय की संख्या है, गुणा की, तो कहाँ पे बदल जाएगी, ये कहाँ बदल जाएगी, बटे में। तो 4 बटे यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3, जो इसका इस तरीके से हमारा सरल हो जाता है, जिसे हम इस एंगल में रखकर, आपको भी पता एंगल में रखने का मतलब क्या है इसका, ये होता है हमारा आधार बटे लंब। कोट क्या होता है, आधार बटे, आधार कितना है हमारा 4, लंब कितना है हमारा 3, इसका मान यहाँ मिलेगा 3 4 5, इसका मान लगभग, इसका मान अवश्य ही 5 आएगा। इस तरीके से हम इसका मान और रखकर आगे का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और भी मैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिक आपको यहाँ आगे बताऊंगा, जिसको आप देखते ही कर दोगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसका कोण B समकोण है, यदि tan का मान दिया हुआ है 1/3, tan का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर उन्होंने 1/3 रूट में है जो कि, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना, साइन ए कोस सी, कोसे साइन सी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कोसे कोस सी साइन ए साइन सी। इस तरीके से इनका मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए हमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ यहाँ प्राप्त है। तो उनने हमें एक कोण बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोण बना लेते हैं। ठीक है जी, जिस तरीके से हम यहाँ कोण बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ बनाने वाले हैं। देखिए आपको पता है ये कोण तो हमारा 90 डिग्री है, और उसने क्या क्या कोण B समकोण है, कोण B को क्या बोल दिया, समकोण। यदि समकोण कोण बोल दे उसको यहाँ में रखना है अवश्य ही। उसके बाद जो बाकी कोण के बारे में उन्होंने कोई निश्चित जानकारी हमें नहीं दी है। पहले हम देखते हैं कि उसने कौन सी निश्चित जानकारी दी है, उसके आधार पर हम अपना डायग्राम और या त्रिभुज को बनाएंगे। उसके बाद हम इसको जो थीटा है इसको A मान लेते हैं, इसको यहाँ B मान लेते हैं। ये भी कोण है, ये भी कोण, ये तो हमारा निश्चित हो गया। आपको पता है त्रिभुज का जो टोटल त्रिभुज का जो मान होता है, तीनों कोणों का मान जो होता है ABC का, वो होता है 90 180। 180 में से यदि मैं देखूं तो उन्हें 90 तो बता दिया, अब बचा है 90 डिग्री। 90 डिग्री जो मान होगा वो A प्लस B का होगा आपस में मिलकर। ठीक है, इन दोनों कोणों का मान मिलाकर 90 डिग्री होगा। पर उसके बारे में हम देखते हैं, हमें कोई निश्चित जानकारी यहाँ दी है, tan का मान दिया हुआ है। tan का मान दिया हुआ है, देखिए tan बराबर 1/√3। tan का मान इनने हमें यहाँ दिया हुआ है, और इसके बारे में कोई ऐसी बात भी यहाँ नहीं दी हुई है। tan A का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है जी, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, tan A का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1/√3। ठीक है जी, इसका मान यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए tan A का मान उन्होंने दिया हुआ है हमें 1/√3,
√3। यदि tan का मान हमें इतना मिला हुआ है तो देखिए tan होता क्या है, मैंने आपको लाल बटे कक्का के रूप में बताया हुआ है। लाल बटे कक्का क्या होता है, LAL बटे KKA। लाल बटे कक्का के बारे में हम जानते हैं साइन कोस tan। tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या, लंब कितना है हमारे यहाँ पर B और C। लंब क्या है हमारा BC, लंब है हमारे यहाँ पर BC। और आधार कितना है हमारा, आधार A फॉर आधार, आधार कितना AB। तो AB का मान देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ tan A का मान, tan A के हिसाब से हमारा कोण इसके सामने वाला क्या होता है, लंब। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, जो कि पहले से ही लंब। इस भुजा को क्या बोलते हैं हम, लंब। इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं हम कर्ण। इसे K से प्रेजेंट करते हैं, इसे A से प्रेजेंट करते हैं, उसे L से प्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, जिससे आपको ये याद रह पाए। तो देखिए BC और AC, PQ, RS कुछ भी इस तरीके का यहाँ आ सकता है। पर यदि हमें पता है कि आधार को हम A से, लंब को हम L से और कर्ण को K से प्रेजेंट करते, तो आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे। BC का मान क्या, देखो BC के लिए दिया गया हो 20 B और C। BC क्या दिया हुआ है उनने हमें 1, ठीक है। और tan A का मतलब है AB कितना दिया हुआ, √3। इसका मान कितना दिया हुआ उनने हमें, √3। A का मान दिया हुआ √3। तो अब इसका हमें तीसरे उसका मान निकालना है कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें लगा देंगे। हम किसका मान निकालने हैं, कर्ण का। k² बराबर A² प्लस L² होता है, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे चलते हैं। A का मान कितना दिया उन्होंने हमें, √3 का स्क्वायर प्लस, और लंब का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर हमें इस तरीके से ही अभी रखना है। तो देखो रूट से वर्गमूल कट जाता है। ये आप अच्छे से माइंड में फिट कर लो इस बात को, जिससे कि आपको बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ 3 आ जाता है, 1 का स्क्वायर कितनी बार भी करोगे तो क्या आएगा, 1। तो कर्ण का स्क्वायर जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 4। आपको पता है यदि मैं स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, केवल k की। तो k की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है। बराबर के निशान के उधर स्क्वायर जाता है तो काय में बदल जाता है वो रूट में। तो ये काय में बदल जाएगा रूट में। रूट में बदलने का मतलब क्या है, रूट का मतलब है जो इसके अंदर 4 का वर्गमूल पता है ना आपको। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 गुणा 2, रूट में ही अभी है, और 2 का स्क्वायर को अब भी तो रूट में ही। अब इस वर्ग से वर्गमूल काट देते हैं तो क्या बचेगा हमारा, केवल 2। तो k का मान कितना आ गया जी हमारा, यहाँ पर 2 आ गया है। k का मान हमारा कितना आ गया है, 2। हम यहाँ पर इसका मान आ गया है 2, जो हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें उसने बोला है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है जी। उनने बोला है हमें साइन a का मान। देखो मैं इसका मान आपको यहाँ ज्ञात कर बता रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क में ये करना होगा, पहले आप इसको समझिए। तो देखिए साइन a cos c प्लस cos a साइन c। देखिए cos a का मान मैं लिखना चाहूँ तो cos a के लिए तो बहुत आसान है, साइन a क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण। साइन का पता है ना आपको, लंब बटे कर्ण होता ही है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे यहाँ पर 1, कर्ण कितना है हमारे यहाँ पर 2, ठीक है जी। और उसके बाद गुणा, यहाँ इसका मतलब है आपस में कुछ नहीं है तो गुणा है, ठीक है। cos c का मान, cos c के लिए मैंने बताया है c का मतलब है इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब, और नीचे वाली आधार। तो cos c के लिए cos का मान क्या, cos क्या, तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या बन जाएगा इसका हमारा, ये वाला, जिस एंगल पर भुजा कोण बनता है वो क्या होती है उसका आधार। तो आधार कितना है हमारा 1, और कर्ण कितना है हमारा यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है जी। इसका भी ऐसे ही हो गया। अब चलते हैं प्लस और cos a का मान। cos a किस क्या दिया हुआ, cos a का मतलब है इसी एंगल के बारे में बात करते हैं। इसी के लिए आधार क्या है, इस कर्ण कितना है इसका, लंब कितना है 1। तो आधार का तो पता ही है हमें, cos का, cos क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे यहाँ पर √3, और कर्ण कितना है हमारे यहाँ पर 2। यहाँ क्या लिख लेंगे हम, √3/2, गुणा लगाएंगे साइन c। अब c के बारे में बात करेंगे तो क्या कहता है, साइन क्या बोलता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा हमारा, ये वाला,
लंब क्या हो जाता है, जिस एंगल पर बनता है वो तो उसका आधार होता है, तो लंब क्या हो जाएगा, आधार को हम यहाँ लंब मानेंगे जब भी बात इस कोण के बारे में होगी। तो क्या आएगा हमारा लंब, लंब बटे कर्ण, इसके बारे में भी लंब बटे कर्ण ये आ चुका है। यहाँ पर प्लस का निशान है, तो देखिए एक और एक, एक कम एक, 2 दूनी 4, ये 1/4, तो ये आ गया प्लस का निशान। √3 और √3 दो एक बार यदि रूट बन जाते हैं, देखिए 1 2 और 2 कितने हो जाते हैं 4। जब भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, √3 गुणा √3 आपस में आ रहे हैं, और जब आपस में आ रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आपको पता भी है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, जैसे 2 गुणा 2 हैगा तो उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से √3 और √3 दो बार आ रही हैं तो उसको हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और तो आपको ये भी पता है कि रूट से वर्गमूल कट जाता है, वर्गमूल से रूट कट जाता है, रूट से वर्गमूल आपस में ये कट जाते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, केवल 3। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपस में कर लूँगा मैं इनको, तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर का 3। अब आगे का काम कर देते हैं हम। देखिए अब इसका हमें एलसीएम लेना, जब भी आधार में, ये चीज़ आपको माइंड में ध्यान रखनी है, जब भी आधार में एक जैसी संख्याएं हों तो उसको ऐसा का ऐसे लिखते हैं, और ऊपर जो चिन्ह हो उसी संख्या को उस आधार पर लिख देते हैं। देखिए 1 है प्लस 3 है, मेरा कहने का मतलब क्या था कि जब भी आधार में एक जैसी संख्याएं हों तो उसको तो एक बार ऐसा का ऐसे ही लिख देते हैं, और जो ऊपर संख्या जैसी हों वो चिन्ह के साथ उसे उस तरीके से ही लिख देते हैं। तो हमारा 1 और 3 को हमने इस तरीके से ही लिख दिया है। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। यहाँ ऐसी ऊपर कोई भी संख्या है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली संख्याओं से हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये दोनों आधार एक संख्या एक जैसी हैं। मतलब एक जैसी का मतलब ये है कि 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 5 5, कोई भी ऐसी संख्या आ जाए जो एक जैसी हों। ठीक है ना, तो 1 और 3 कितने मिलकर हो जाते हैं 4, नीचे भी 4। अब जब आप ऊपर नीचे एक जैसी संख्या आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है, 4 एकम 4, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। एक ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में करोगे, जो कि मैंने समझाया उसी के आधार पर आपको इस क्वेश्चन को भी करना है, जो कि बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, तो मैं यहाँ पढ़कर बता देता हूँ। पहले तो देखिए उनने बोला है कोण PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और दिया हुआ है हमारा PR प्लस QR को योग कर लेते हैं यदि दोनों भुजाओं का, तो 25 सेंटीमीटर है, और PQ का जो योग है हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो उस वो बता रहा है sin P cos P और tan P का मान याद कीजिए। तो हम देखिए पहले तो हम अपना यह त्रिभुज पर बात करते हैं। त्रिभुज हमारा यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, इसको मत देखना कि हम तिरछी खींच, यदि हमें समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ये 2 रेखाएं सीधे रूप में एक दूसरे को जो मिलती है। तो देखिए ये वाला, इस कोण को क्या मानते हैं हम, जब 2 रेखाएं आपस में मिलती है इस वाले को सीधे रूप में, उसको मानते हैं हम समकोण। तो समकोण को कौन सा कोण बोला है उसने, Q को समकोण बोला है। और PR और QR इसको हम कोई सी भी यहाँ मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो उन्होंने देखो PQ का मान दे दिया है, P और Q मान दे दिया है 5 PQ। आप यदि आपको P को मैं यदि यहाँ मानूँ तो आप कहोगे कि ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम P को मान सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, P का मान हमें उसने दे दिया है, और यहाँ पर P भी आ गया है, Q भी R हो गया, तो R को हम इस वाली भुजा को मान सकते हैं। तो देखिए एक थीटा तो ये हो गया, एक थीटा ये हो गया, 2 एंगल हमारे हो चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए P, ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने हमें दे दिया है। अब वो कह रहा है इनका हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि ये तो हमारी चीज़ें ठीक है, एक मान दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय को तो आप जानते ही हैं, जो अच्छों को कर देता है सोल्व। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं लगाने वाला हूँ। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या बोलता है। पाइथागोरस प्रमेय बोल रहा है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें यहाँ दिया हुआ, कर्ण क्या है PR का स्क्वायर, और आधार क्या है हमारा PQ का स्क्वायर प्लस QR या QR का या RQ का स्क्वायर। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं RQ का स्क्वायर, इनके बराबर होगा।
तो हमें यह मान किसका दिया हुआ है, केवल पी और क्यू का। पी क्यू का मान हमें यह दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर पी आर का यहाँ स्क्वायर दिया हुआ। देखिए हमारा ये पेन कम चल रहा है, मैं ब्लैक पेन का यूज करने वाला हूँ यहाँ। देखिए अब हमें पता है किसका मान ज्ञात करना है, केवल इन दोनों का ज्ञात करना है। इसको हमें यहाँ अकेला छोड़ना पड़ेगा। ये प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो पी आर का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 पंजे हो जाते हैं इसके 25, जो कि एक हमारी यहाँ समीकरण बनने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी एक समीकरण यहाँ बनने वाली है। उसके लिए हम देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को क्या लिख देते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी भी हम लिख देते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखने वाला हूँ। देखिए पी आर माइनस आर क्यू, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा पी आर प्लस आर क्यू बराबर कितने हैं हमारे 25। ये हमारा एक समीकरण बन रहा है। आपको पता है पी आर और क्यू आर, इसका मान हमें दिया है। दिया क्या है, हमने हमें पहले से ही दिया है। दिया हुआ क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25। ये हमारी पहली समीकरण हमने ये मानी हुई है, और ये हमारी दूसरी समीकरण है। तो देखिए पहली समीकरण में अब हम देखते हैं, देखिए अब एक चीज़ देखो आप, पी आर और क्यू आर का, पी आर क्यू आर काय के हैं प्लस के, पी आर क्यू आर का हमें मान दिया हुआ है। पी आर और क्यू आर का हमें यहाँ मान दिया हुआ है, तो इसका मान हम यहाँ क्या रख सकते हैं 25। पी आर माइनस आर क्यू लिख लो या क्यू आर लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे इसका मान दिया हुआ है यहाँ 25, और इधर भी क्या मान दिया हुआ था 25। यदि हम 25 दिया हुआ है, हमने क्या लिया क्वेश्चन से, इसका मान हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। इसका मान 25। अब देखिए 25 काय में है, ये गुणाम में, तो गुणाम में है, तो इसका क्या मतलब है कि पी आर माइनस आर क्यू, इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं। ये गुणा की चीज़ हमें किसका मान चाहिए, केवल इन दोनों का। तो इसको प्लस के को हम कहाँ पहुँचा देंगे, कहाँ पहुँचाने वाले हैं, बराबर का निशान क्रॉस करके ये काय में चला जाएगा भाग में, और भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। कटने का मतलब है 25 से कम 25, क्या आ जाएगा हमारा 1। ये हमारी समीकरण 2 बनने वाली है। यदि इसको हम यहाँ कुछ समीकरण ना माने, इसको समीकरण 2 मानते हैं। देखिए पी आर और क्यू आर का मान हमारा क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या है, पी आर क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का जो अंतर होगा हमारा क्या होगा, 1 का अंतर होगा। तो इस समीकरण से हम इतना तो जान चुके हैं, पी आर क्यू आर इन दोनों का हमारा मान आ चुका है। अब देखिए समीकरण 1 ये है हमारी, समीकरण 2 ये है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ जोड़कर एक अपना मान को यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर हमारा क्या आने वाला है। देखिए दोनों को जोड़ने पर क्या आने वाला, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी आर माइनस आर क्यू को हम आर क्यू, इसको आर क्यू भी लिख सकते हैं और क्यू आर भी हम लिख सकते हैं, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मान क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर 1। यदि मैं इन दोनों को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, और माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, देखिए क्यू आर और क्यू आर दोनों एक जैसे, तो क्या हो जाएंगे, कट जाते हैं। और पी आर और पी आर ये दोनों एक जैसे हैं, पी आर ए पी आर एक जैसे हो गए, इसको एक जैसे हैं तो प्लस, और इसको क्या कर लेंगे हम, यदि दोनों एक जैसे हैं, देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे, तो इसको, या ए नीचे है ए ऊपर है, तो क्या लिख सकते हैं, ए आर ए 2a, है ना, ए आर ए 2a। और ऐसी 2 और 2 है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ये तो 4 हो जाता है। जब तो ए का मान नहीं पता होगा तो हम ए को ऐसे ही रखेंगे। उसी प्रकार देखिए पी आर पी आर पी आर पी आर का मतलब है 2pr, 2pr आ गया ना। उसी तरीके से 25 और एक 26 काय का निशान है यहाँ प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। उसी तरीके से हम, ये काय में है गुणा में, तो गुणा की चीज़ को बराबर में ले जाएंगे तो काय आ जाएगा बटे में आने का मतलब क्या है 2 से हम इसको काट देते हैं डायरेक्ट, इतना हम प्रोसेस नहीं करेंगे। एक लाइन हमें यहाँ फालतू की बढ़ानी पड़ती है, तो हम यहाँ से भी इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 3 6,
तो 26 13 बार ये कट जाता है, 13 दूनी 26 होते हैं क्योंकि। तो पी आर का जो मान आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 13। पी आर का मान क्या आ गया 13। पी आर हमारा पी और आर का मान आ गया यहाँ पर 13। ठीक है जी, इसका मान हमने कर्ण का मान यहाँ निकाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो पी आर का मान समीकरण 1 में हमने 1 में रख दिया, पहले 2 में 2 और 1 को जोड़ा था। समीकरण 1 क्या है हमारा ये वाला। तो समीकरण 1 में यदि मैं इसका मान रख देता हूँ पी आर का तो क्या होगा देखते हैं। पी आर का मान मैं यहाँ समीकरण 1 में रख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। यदि अब मेरे को मान किसका चाहिए क्यू आर का मान चाहिए हमें। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए ये प्लस की चीज़ है, काय की है, जिसके आगे कुछ नहीं वो काय का माना जाता है प्लस का। प्लस का निशान है, यहाँ पर क्या है बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो काय का हो जाएगा ये माइनस का। तो हमारा क्यू आर बचा हुआ है ये 25 में से यदि मैं 13 को माइनस में ले जाऊँगा तो हमारा क्या आ जाएगा क्यू आर आ जाएगा हमारे यहाँ पर 12, जो इस क्वेश्चन का सही एकदम सही आंसर हो जाता है। ये दोनों इसके सही आंसर हो जाते हैं। तो इसका मान कितना निकल के आ गया 12। क्या इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है जो कि हमारा समीकरण 2 को सिद्ध करता है। उसी तरीके से समीकरण 1 को सिद्ध कर रहा है पी आर क्यू आर। 13 और 12 होकर 25 हो रहे हैं जो हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया है, जिसे आप यहाँ समझ चुके होंगे। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को देखते रहेंगे। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको क्वेश्चन नंबर है 13, जिसमें असत्य और असत्य के जांच के बारे में हमें यहाँ कहा गया, जिसके हम यहाँ मैं क्वेश्चनों को यहाँ पहले नोट कर देता हूँ, उसके बाद में इसके बारे में यहाँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसे मैं बहुत स्पीड से यहाँ बदलने वाला हूँ। जिस बच्चे को ये समझ में ना आया हुआ हो तो एक रोक कर वीडियो को देख सकता है। इसमें आपको सबसे बेनिफिट यही है कि आप टीचर पढ़ाए जब पढ़ाकर चला जाए तो उस वीडियो को आप जब तक देखते रह सकते हैं। जिस पॉइंट भी आपको वीकनेस लग रही हो उस पॉइंट को आप 2-3 बार देखकर उसको बिल्कुल अच्छे से डाउट को दूर कर सकते हैं। जैसे आप गाने को बार बार सुनते हैं ऐसी वीडियो को भी 1-2 बार देख सकते हैं। पर आशा है एक बार में ही आप इसको देखकर समझ चुके होंगे। नंबर 11 की तरफ जो हमारे इस एक्सरसाइज का 8.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसके बारे में हम इसकी पुष्टि सत्य असत्य के बारे में जानेंगे कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। तो देखिए हम देखते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान 1 से कम सदैव होता है। तो a का मान जो होता है हमारे देखते हैं tan 45 का मान पता हो आपको 1 होता है। ठीक है, और tan जो हमारा tan और ये मानिए 60 का मान जो होता है हमारा √3 होता है। तो देखिए 1 से कम कहने का मतलब तो इसका यहाँ गलत हो रहा है, सदैव 1 से कम होता है, जो कि हम यहाँ पर इसको बिल्कुल कह सकते हैं गलत है, मतलब कि गलत बोल रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये √3 होता है। √3 का मान होता है 1.73 समथिंग कुछ होता है। तो इसका मतलब ये ₹1.73 है, जो 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि पुष्टि हमने यहाँ कर दी है। इसके बारे में आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हमने, और ये हमारा शर्तों पर चल रहा है असत्य। ये हो गया हमारा कंडीशन 78, जो कि हम कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम सदैव नहीं होगा, होता है बस पर सदैव नहीं होगा। जिसका मतलब ये असत्य। हमारी एक भी कंडीशन फेल होती है तो वो हमारी असत्य माना जाएगा। जैसे कि यदि कितना भी बड़ा दूध हो तो उसमें 1 बूंद दही की गिर जाए तो वो सबका सब दूध का सबका सब दही हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी यदि एक भी कंडीशन हमारी यहाँ फेल होती है तो सबका सब असत्य हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा कोण कहता है कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 है। देखिए sec जो है हमारा sec होता क्या है, sec देखिए LAL/K कर्ण का होता है ना, उसका कर्ण बटे आधार, ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार का जो हमारा एक सिचुएशन है, यदि हम किसी भी कंडीशन में देखेंगे कर्ण जो है इन दोनों के अंतर योग में का जो वर्ग का आधार होता है वो 13 बैठना चाहिए हो। ठीक है ना, कर्ण की इसमें आ रहा है कर्ण, क्या आ रहा है कर्ण का कंडीशन बोलती है हमारी कि कर्ण हमेशा स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए। पर ये क्या हो रहा है यहाँ पर 12,
जो कि एकदम असत्य बोलती है। मतलब कि 12/5 जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 12/5 सेक ए का कभी भी अनुपात नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसी हो जाती है हमारी? असत्य। उसी तरीके से हम एक तीसरी कंडीशन देखते हैं। हम कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए यूज एक संक्षिप्त रूप है, जो कि बिल्कुल यहाँ गलत बताया जा रहा है। ठीक है, कोस को जो हम लिखते हैं कोसाइन लिखते हैं। कोस को क्या लिखते हैं? कोसाइन। ठीक है, उसी तरह साइन को SINE साइन लिखते हैं, और टेन को हम TOGENT टोजेंट लिखते हैं। उसी तरीके से कोस को हम कोसेंट लिखते हैं, ना कि कोसेंट COSECENT। ये एकदम गलत है। तो ये हम कह सकते हैं कोस को हम, ये क्या है हमारी कंडीशन? असत्य। ठीक है, ये क्या हो जाती है? असत्य। असत्य। तो इसको कैसे लिखते हैं? COS कोसाइन लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? कोसाइन, ना कि कोसेंट। इस तरीके से ये एकदम असत्य हो जाता है। उसी तरीके से अब लिखते हैं कोस ए कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये क्या होता है जी? कोट ए के कोण को दर्शाता है। कोट ए के कोण को दर्शाता है, बताता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? असत्य। सारी कंडीशन यहाँ असत्य होने वाली है, जिसे आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। तो साइन क्या होता है? देखिए, हम यदि मैं साइन के बारे में बात करूँ आपसे, साइन जो होता है हमारा वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण, तो ये क्या दे रखा है? 4/3। और 4/3 का मतलब ही ये है कि कोण हमेशा कर्ण, इसमें बताया गया है। ये क्या होता है हमारा साइन, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, मैं इसकी यहाँ पुष्टि यहाँ कर देता हूँ, इसकी V वाले की। देखिए, साइन में कर्ण हमेशा आधार और लंब दोनों से अधिक होता है। ठीक है जी, कोण कैसा होता है? हमेशा अधिक होता है यहाँ, जबकि यहाँ कर्ण कम दिखाया जा रहा है। कर्ण कम दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर कम दिखाया जा रहा है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर कर्ण क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पर साइन को मैं यहाँ लिख दूँ 4/3। तो यहाँ क्या है? आधार, सॉरी लंब। क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है जी? कर्ण। यह कर्ण को लंब से कम दिखाया जा रहा है, जबकि लंब हमेशा कम होता है, कर्ण हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये भी कंडीशन हमारी कैसी हो जाती? असत्य। तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई असत्य। तो आशा है इन सभी क्वेश्चनों को आप आज की क्लास को अच्छे से समझ पाए हैं। क्वेश्चनों को भी आपने अच्छे से समझा है। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो उसको आप एक बार और दोबारा देख लें। और हमारी जो पीछे हमने पुरानी क्लास से संख्याओं के बारे में सभी जानकारी दी है। संख्याओं का खोज और संख्याओं के बारे में कौन कौन सी संख्याओं को किस किस संख्या से विभाजित का नियम और संख्याओं के बारे में भी हमने बताया है। और बोर्ड मास के बारे में भी, कैलकुलेशन को किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ आपको बताया हुआ है पिछली क्लासों में। तो ऐसे ही क्लासों में बने रहेंगे और आज बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी। ये वादा है कि आने वाले क्वेश्चनों को मैं और भी अच्छे तरीके से कराऊंगा और आपकी मॉडल टेस्ट और आपको अनसॉल्व्ड पेपर भी मैं आपको एग्ज़ाम के कराने वाला हूं, जो आपके मैथ एग्ज़ाम आने से पहले। ठीक है, तो आज की क्लास की हम यहाँ पर ही विराम करते हैं। आज की क्लास की लेते हैं विदा, चलते हैं। जय हिंद।